हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं क्विज 2 के लिए स्टैटिस्टिक्स 2 का मॉक का सोल्यूशन। आई नो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लेट है, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बोलने की कि मैं वीडियो बना पाऊँ। और स्टैट्स 2 में बहुत लोगों को आ रहा था कि आप एक सेट अपलोड कीजिए, तो सेट के बजाय मैंने सोचा कि एक मॉक भी अपलोड कर दूँगी, तो थोड़ा मॉक से भी पता चल जाएगा कि कैसा टाइप का पेपर आने वाला है। स्टैट्स में मॉक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं मॉक सॉल्व करवा रही हूँ आपको। एंड आई होप आप लोगों की सबकी पढ़ाई अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, और मैं रात को मतलब आप लोगों को है ना, क्या कहते हैं उसके, स्टैट्स 2 के ना रिवीजन नोट्स भी भेज दूंगी वीक्स 5 से लेकर 8 तक के, क्योंकि मेजर पोर्शन तो ऑफकोर्स वही कवर करेगा ना। वीक 5 से 8 के टॉपिक से हमारे कवर करेंगे, तो मैं उसके आपको रिवीजन नोट्स शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी एंड मोमेंट पे आपको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, और बाकी अब आज तो मतलब अब ये आ रहा है, बस इसको देखो, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहो। और कल सुबह एकदम शांत दिमाग से अच्छे से पेपर देने जाना है। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी फॉर्मूलाज लगाकर कैसे भी कर आंसर निकालना है, छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, कोई हमारा ये तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि तुक्का मारने में भी अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ तुक्का इसमें सही लग रहा है, तो तुक्का भी मार के आ जाना। ठीक है, गलत तो वैसे ही होना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्या पता कभी कभी हमारा तुक्का भी सही हो जाता है। ठीक है, तो वैसे कर देना जो क्वेश्चन नहीं आ रहे। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उनको शांत दिमाग से ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिल्कुल भी वो मत करना कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है मुझे आता है। फिर भी एकदम शांत दिमाग से बैठकर उसका पूरा अच्छे से फॉर्मूला लगाकर एंड सॉल्व करना, और उसकी जो चेकिंग एंड जो कैलकुलेशंस करो ना, उसकी 2 बार चेकिंग अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज सपोज x1 x2 x3 till x10 is an independent and identically distributed exponent at 5. Compute the expected value and variance of sample mean where it is given that x bar is equal to x plus से लेकर x10 sample mean निकालना है हमें। ठीक है, sample mean और variance निकालना है, तो चलो let's find it sample mean and variance। तो हमें एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसकी रेट हमारे पास में 5 है। रेट 5 है मतलब हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या हो गई हमारे पास में 5 हो गई। तो एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारी 5 पहले तो। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हर कोई की, तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास में 1/लैम्डा, और उसकी जो वेरिएंस होती है वो होती है हमारे पास में 1/लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5, और जो इसका वेरिएंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 0.04, और इसको आप लिख दो 0.2। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई उसकी। बट हमें सैम्पल मीन और इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए निकालना है सैम्पल मीन और वेरिएंस। तो जब भी हम इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स के लिए लेते हैं, तो उसका जो मीन होता है ना वो तो सेम ही रहता है। तो मीन ऑफ फॉर सैम्पल मीन, या ऊपर लिख देते हो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहा है, फॉर सैम्पल मीन of n independent and identically distributed variables is मीन हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, इट इज सेम ओनली, जो कि हमारे पास थी 0.2। पर जो उसका वेरिएंस होता है वो हो जाता है हमारे पास में वेरिएंस ऑफ x अपॉन n। तो n हमारा यहाँ पे 10 है, क्योंकि टोटल 10 हमारे वैल्यूज दी हुई थी, तो वेरिएंस हमारे ऊपर क्या आता है 0.04 बाई 10 कर दो, तो यहाँ से जो हमारा वेरिएंस आ जाएगा वो आ जाएगा 0.004। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है वो आई है 0.2, और जो इसका वेरिएंस आया है वो आया है हमारे पास 0.004। ठीक, so the next question is suppose the random variables x and y are uniformly distributed over the region this d 01 cross 01 union 2 3 and 01, डिटरमाइन f of xy। अब f of xy आया मतलब ये हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो आई होप सब लोगों को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसके बारे में पता होगा। अब मैं इतना डीप जाके बिल्कुल नहीं बताऊंगी, सिर्फ फॉर्मूला बेस बता रही हूँ, ताकि एग्जाम में सिर्फ हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आई होप सबको आता होगा। जो नहीं आता है प्लीज़ रिविजन नोट्स जो मैं भेजूंगी उनको एक बार पढ़ के फिर ही एग्जाम में जाना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमें डी जो दिया हुआ है वो आया हमारे पास में 0,1 इंटू 0,1 यूनियन 2,3 इंटू 0,
1 ये थे। इसका मतलब हमारे जो फर्स्ट ब्लॉक में हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 तक जा रही है, और फर्स्ट ब्लॉक में हमारी जो y की वैल्यू है वो भी 0 से 1 तक जा रही है। सेकंड ब्लॉक में हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 से 3 तक जा रही है, और सेकंड ब्लॉक में हमारी जो y की वैल्यू है वो 0 से 1 तक जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, इसको ग्राफ पे पूरा प्लॉट करके और ऐसे करना होगा। ठीक है, वो वाला आपको समझना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट जिनको आता है उनके लिए, जैसे मेरे को तो पता था कि इसको ग्राफ में पूरा प्लॉट करके तब पता चलता है कि हाँ 2 रेक्टेंगल्स हमें मिल रहे हैं और उसका जो साइज़ है वो 1x1 है। तो अगर 2 रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं हमें साइज़ 1x1 के, तो जो इसका एरिया हो जाएगा डी का, तो एरिया ऑफ डी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, 2 आ गया। अब अगर ये यूनिफॉर्म है ओवर द रीजन ए, तो मतलब इसका एरिया 2 आया, और ये हमारी 2D डिमेंशनल स्पेस है, तो 2D डिमेंशनल स्पेस में हमारा जो एरिया होता है वो 1/, के जो एफ ऑफ एक्स वाई का एरिया होता है वो 1/ में चला जाता है, तो एफ ऑफ एक्स वाई का जो चला जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 1/ एरिया ऑफ डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2। तो यहाँ से जो हमारी एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास में 1/2, कब, जब हमारा जो एक्स कॉमा वाई है वो बिलोंग कर रहा है हमारे डी में। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा 0 और 1/2 फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू डी एंड 0 अदरवाइज में। ठीक है, तो ऐसे हमने इसका जॉइंट की वैल्यू निकाल दी। अगर आपको एकदम डिटेल में इसके सोल्यूशंस चाहिए तो टीए के लेक्चर्स है ना, इसका वो मॉक उन्होंने सॉल्व कराया हुआ, तो आप वहाँ जाके और अच्छे से उन्होंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना कि एरिया हमारा D2 कैसे हुआ। अब आपको डाउट होगा, किसी किसी को तो समझ में आ गया होगा कि हाँ 2 रेक्टेंगल्स लिए, उसका साइज 1x1 है, तो उसका एडिशन करके करा है। पर जिसको नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे लिंक मांग लेना, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंस हम कैसे चेक करते हैं किसी भी वेरिएबल एफ ऑफ एक्स वाई का, तो एफ ऑफ एक्स वाई का जब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है, जब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तब आप सारी वैल्यूज इसमें डाल के देखेंगे, अगर वो इक्वल आएंगे तो आप बता देंगे कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट x1, x2 बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड x and x identity distributed x and x be a discrete random variable with following probability mass function। probability mass functions हमें दिए हुए, फिर हमें बोला find the moment generating function of x। हमें moment generating function निकालना है x का। तो moment generating function का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल x के लिए, वो होता है moment generating function of x lambda is equal to expected value of lambda e raised to e raised to the power of lambda x। ठीक है, इससे हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस निकालना। अब हमारे पास में इतनी वो दी हुई है प्रोबेबिलिटीज, तो इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आएगा उस सब में हमारे को ई की वैल्यू तो हमारे पास में है, क्या है, 0.3 है, 0.2 है, 0.5 है और 0 है। 0 के लिए तो हमें करना नहीं, तो 0.5, 0.2, 0.3 है ही है, और हमारे जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो -4 1 2 हो जाएगी, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करके उसका समेशन हो जाता है। तो अगर मैं समेशन वाला आपको बताती हूँ फॉर्मूला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, तो वो हो जाता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लैम्डा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ probability that x is equal to xi इनटू हमें लिखना है e रेज टू द पावर ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स आई। ठीक है, जो भी हमें उसकी दी हुई होगी। तो यहाँ पे जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला हमारे पास में था 0.3 और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो माइनस लैम्डा की पावर -4 है, तो e रेज टू द पावर ऑफ -4 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे हमारा नेक्स्ट था 0.2, तो इसकी e रेज टू द पावर ऑफ लैम्डा थी, और नेक्स्ट हमारा 0.5 ई रेज टू द पावर ऑफ 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सब पार्ट है कि डिफाइन y इज इक्वल टू x1 + x2, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब हमें पता है कि ये IID है, मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे जो x1 और x2 होंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी x1 की अगर a है और प्रोबेबिलिटी हमारे x2 की अगर b है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज वो सेम आएगी, x1 इक्वल टू a इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू b, इन दोनों का इक्वल आएगी। ठीक है, तो आपको y इज इक्वल टू x1 + x2 दिया हुआ है, आपके पास में यहाँ पे x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू हमको यहाँ पे ऊपर दी हुई है, क्या है, -4 1 2। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट हर में क्या करेंगे ना, पहले यहाँ पे x1 लिखेंगे, यहाँ पे x2 लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो x1 + x2, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 + x2 लिख दो।
ठीक है, यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन की होगी, तो यहाँ पे x1 इंटू x2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे x1 हमारा देखो, पहले यहाँ पे -4 ले लो, तो x2 में हमारा क्या आ जाएगा, -4 1 2 पूरा करवाना है। ठीक है, फिर -4 से इनको -4 से कराना है, -4 को तीनों से करवाने के बाद में फिर हम आएंगे 1 पे हमारे, तो 1 में हमारे 1 और यहाँ पे 1 1 1 भी 3 बार लिखो, फिर इसको -4 से 1 से और 2 से करो, सेम वे 2 से, तो इसको -4 -8 आया, तो यहाँ पे जो हमारी x -8 की जो वैल्यू आएगी वो y होगी, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो x1 + x2 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आएगी। तो आप जब निकालेंगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए, y की जब वैल्यू देख लो -8 आ रही है, फिर नेक्स्ट में आपके 2 होनी चाहिए, -4 + 1, तो यहाँ पे -4 + 1 हमारा क्या देगा, हमें -3 देगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी तो यहाँ देख लो -3 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसकी प्रोबेबिलिटीज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमारे y का। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x be a uniform distribution from 0 से 30, define y is equal to 3x. Now is y is equal to gx is a monotonic support of x. a monotonic function क्या होता है, monotonic एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारा जो ग्राफ बनता है ना वो या तो इंक्रीजिंग में बनता है या डिक्रीजिंग में बनता है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं बनना चाहिए, कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ या तो आपका इंक्रीजिंग में जाना चाहिए या उसका डिक्रीजिंग में जाना चाहिए, सेम टाइम पे ही वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे नहीं करना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। मोनोटोनिक वो जब भी कहलाएगा जब हमारा कोई भी ग्राफ है, अगर हम बोल रहे हैं कि वो मोनोटोनिक है, ठीक है, तो या तो वो इंक्रीजिंग में जा रहा होगा या वो हमारा डिक्रीजिंग में जा रहा होगा। ठीक है, तो जब आप चेक करोगे कि y इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे 3x के लिए चेक करना है, तो ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और ये पूरा इंक्रीजिंग में ही रहेगा, डिक्रीजिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 30 तक की इसकी दी हुई हमारी जो x यूनिफॉर्म है, तो ये मोनोटोनिक है, तो हाँ जी हाँ बिल्कुल मोनोटोनिक है सपोर्ट के x में। ठीक है, फाइंड द सपोर्ट ऑफ y। अब सपोर्ट ऑफ y निकालना है, तो सपोर्ट ऑफ y कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हमें 3x दी हुई है, तो 3 इंटू 0 इंटू 30 कर दो, तो 0 इंटू 30 करोगे तो देखो यहाँ पे करके बता देती हूँ मैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास में सपोर्ट ऑफ वाई में हमें निकालना है, तो वाई हमारे पास में क्या है, वाई हमारे पास में दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, तो हम इसको बिलोंग करवा देंगे किससे, तो 3 इंटू 0 कर देंगे और 3 इंटू 30 कर देंगे, 3 इंटू 30 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोर्ट ऑफ वाई हमारा यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 इज लेस दैन इक्वल टू y इज लेस दैन इक्वल टू 90। यहाँ से 90 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, दोनों का क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए ये दोनों हमारे इंक्लूडेड ही रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 90 वाला। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, हमारा था y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, 0 से 90 आया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन y का क्या हो जाएगा हमारा 0 से 90। सिंपल, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस दैन इक्वल टू 60। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा जो y है वो लेस दैन इक्वल टू 60 है। अब हमारा जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आया था y का वो क्या आया था, 0 से 90 तक आया था, वेट आई हैव टू मेक अ स्पेस। ठीक है, तो हमारा y यूनिफॉर्म है 0 से 90 में, और इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा जो y की वैल्यू है वो लेस दैन इक्वल टू 60 है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे वो यूनिफॉर्म वाला वो फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए वाला यूज़ कर लेंगे, तो x हमारा यहाँ पे क्या है 60 है, तो 60 माइनस ए हमारा यहाँ पे 0 है, तो 0 अपॉन बी हमारा क्या है 90 है, तो 90 माइनस 0 कर देंगे, तो 60/90 हो गया, और 60/90 को जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर एज 0.67, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.67 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose 60% of adults in the age group of 45 to 50 in a country are male and 40% are female. Suppose the height in centimeter of adult males in that age group in the country is normal. normal कहाँ से कहाँ तक है, वेट क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, हाँ, तो नॉर्मल 160 से 20 तक नॉर्मल है, एंड दैट ऑफ द फीमेल्स इज नॉर्मल 150 to 25। द हाइट ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन इज 160। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड पर्सन इज अ मेल, राइट योर आंसर टू कनेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, एक बार वो लिख देते हैं, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड। ओके, सो जो हमें हाइट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी मेल की जो है वो क्या है हमारे पास में 0.6 है, और प्रोबेबिलिटी जो फीमेल की है हमारे पास में वो कितनी है हमारे पास में 0.4 है। हाइट डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें दिया हुआ है, हाइट डिस्ट्रीब्यूशन HD लिख रही हूँ, वो हमें दिया हुआ है मेल का जो है वो है नॉर्मल 160, 25
एंड जो फीमेल का है हाइट डिस्ट्रीब्यूशन वो है नॉर्मल ऑफ 150,25। ठीक है, हमें हाइट निकालनी है पर्सन की जिसमें हमारा वो हाइट जो क्या हो वो 160 सेंटीमीटर हो। तो हाइट ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर के लिए निकालनी है। तो अब इसमें हम बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने हमसे क्या मांगी है, प्रोबेबिलिटी मांगी है कि जो मेल हो उसकी हाइट हमारी किस पे कंडीशनड है, 160 सेंटीमीटर पे कंडीशनड है, हमें वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, वो बेस थ्योरम से निकालेंगे। तो बेस थ्योरम से हम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारे जो मेल की हाइट है वो किस पे कंडीशनड है, 160 सेंटीमीटर पे कंडीशनड है। तो इसमें हम यूजिंग बेस थ्योरम, तो यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम में उल्टा हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी पहले निकालो कि हाइट जो है 160 है मेल की, ठीक है, इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल अपॉन प्रोबेबिलिटी दैट हाइट इज इक्वल टू 160 कंडीशन ऑन m इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस, अब फीमेल की भी लेनी पड़ेगी, दोनों की लेनी पड़ती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट इज इक्वल टू 160 कंडीशन ऑन f इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। अब आप बोलोगे कि इसकी कैसे निकाले, तो इसकी निकालने के लिए उसने हमें नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था। नॉर्मल में उसने डिस्ट्रीब्यूशन हमें कितना दिया हुआ था, नॉर्मल में हमें उससे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 160 और 25। अब उसने बताया कि वो नॉर्मल है, तो अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज़ कर लेंगे नॉर्मल का। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल से हम इसकी हाइट, ये हाइट इज इक्वल टू 160 कंडीशन ऑन m हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन of n is mu, that is the expected value mean and sigma square variance, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है इसका f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 2 रूट ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मेल के लिए निकाल लेते हैं हम। तो मेल के लिए हमारा जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, वो 160 हो जाएगा। अब सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, अब तुम आधे तो लिख देंगे कि सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें बार बार, वेट। तो बहुत लोग लिख देंगे कि सिग्मा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू 25 है, बट यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं आती है, यहाँ पे हमारी सिर्फ सिग्मा की आती है। और सिग्मा क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएंस निकालना है हमें, ये ऐसे लाइन्स अपने आप ही बन गई है, तो इसको अभी हट भी नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की तो वैल्यू 160 हो गई, बट यहाँ पे जो हमारा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जब मैं फॉर्मूले में डालूंगी तो एफ ऑफ मेल यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप फॉर्मूले में डाल के पुटअप कर सकते हैं, बट अब मैं यही सोच रही हूँ कि एंड मोमेंट पे तो आपने ऑफकोर्स सॉल्व कर ही लिया होगा। और जिसने नहीं किया है तो वो प्लीज़ मुझसे डाउट्स पूछ लेना ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और फीमेल की हमारी क्या है, म्यू हमारा फीमेल का दिया हुआ है 150, और इसमें भी सिग्मा स्क्वायर हमें सिग्मा हमें 25 दिया हुआ था, तो सिग्मा स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा, और एफ ऑफ फीमेल हमारा हो जाएगा 0.010। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई कि हाइट इज इक्वल टू 160 कंडीशन ऑन मेल, इसकी हमने वैल्यू निकाल ली, एक आई 0.079 और 0.010, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल मैंने यहाँ ऊपर लिख दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल 0.6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल हमारी 0.4 है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब बस सिर्फ बेस ये इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है सारी वैल्यूज, तो वैल्यूज पुटअप करके आंसर हमारा आ जाएगा। मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से सारा फॉर्मूला और सब बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड यार कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि लेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x and y be as this, then find the value of probability that x is greater than y, enter the answer correct to 3 डेसिमल प्लेसेस में हमें करेक्ट आंसर बताना है। अब यहाँ पे x की भी हमें कंडीशन दी हुई है और y की भी दी हुई है, और हमें बताना है कि x हमारा y से बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हमें डबल इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इसमें हमारा लगेगा डबल इंटीग्रेशन मेथड, और इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा हो जाता है ये वाला क्वेश्चन ऐसे टाइप के, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, रेडी रहना। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि हमारा x y से बड़ा है,
और इसमें हमारा डबल इंटीग्रेशन यूज़ होगा, तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक है। अब x देखो -1 से 1 तक है, ठीक है, बट इसने बोला है कि x हमारा y से बड़ा है, तो अगर x हमारा y से बड़ा है, ठीक है, तो हमारा जो x का जो लोअर वैल्यू आएगी वो y से 1 तक आएगी, ना कि -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बट आउटर पे तो हम y को ही रखेंगे, तो y पे हमारा आउटर पे 0 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ y x 1 हो जाएगा यहाँ पे। और हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास में है 3/2 एक्स स्क्वायर, तो 3/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड डी वाई। अब पहले हम अंदर वाला इंटीग्रेशन करेंगे, तो अंदर वाला कर रहे हैं तो हमारा एक्स वाला पहले होगा इंटीग्रेट, तो एक्स वाला इंटीग्रेट करते हैं। इसको थोड़ा रख देती हूँ, इसको कम होता है क्या, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा इंटीग्रेटिंग इनसाइड वाला करेंगे, इंटीग्रल करेंगे एक्स की साइड वाला, तो एक्स की साइड वाला इंटीग्रल क्या है, y से 1 3/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स ही लेंगे अभी हम, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसके पास जो आपका आंसर आएगा, अब मैं पूरा इंटीग्रेट करके नहीं बताऊंगी, 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक दो, तो 3/2 अगर हमारा बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा x³/3, और ये हमारा जा रहा है y से 1 तक। इसमें जब पहले y1 की वैल्यू डालो तो 1/3, और ये इसमें हो जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू हमारा आएगी वो आएगी 1/2 1 माइनस y का क्यूब। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो वैल्यू हमने x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दी, अब हमें इसको y के रिस्पेक्ट में भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है, ध्यान रखना, इट इज़ डबल इंटीग्रेशन। तो बस डबल इंटीग्रेशन है, तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 1/2 1 माइनस y³ dy। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 1 माइनस 1/4। ये फाइनल इंटीग्रेशन की जब माइनस ये सारी लिमिट्स पे पुट कर दोगे, इसको माइनस करोगे तब, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे पॉइंट्स में आंसर निकालोगे, तो पॉइंट्स में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.375, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 0.375 आंसर आ जाएगा। अब देखो 12th वाला ये देख लो, मेरा भी खाली छोड़ा हुआ है, मुझे इसका आंसर आया ही नहीं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया। तो अगर किसी को इसका पता हो कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना, नहीं तो फिर मैं रात को टीए सेशन देखूंगी तभी मुझे पता चलेगा इसका, ठीक है। 13 14 कंसिडर द एक्स एंड वाई डिनोट रिटेलर्स डेली कॉस्ट एंड डेली सेल रिस्पेक्टिवली। ओके, हमारा एक्स जो है रिटेलर की डेली कॉस्ट है, और जो वाई हमारा डेली सेल है। The probability density function of x and y is given as f of x and this, and f of y is this. Assume that x and y are independent and p denote the daily profit of the retailer. Daily profit हमारा p हमारा, तो write p in terms of x and y। तो अगर हमारा p डेली प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमारा किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट इज सेल माइनस क्रॉस कॉस्ट। जो भी प्रॉफिट होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। अब सेल हमारा क्या था, y था, और कॉस्ट क्या था हमारा x था, तो प्रॉफिट हमारा जो p इन एक्स टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा वो आएगा p इज इक्वल टू y माइनस x, तो p इज इक्वल टू y माइनस x हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिटेलर्स प्रॉफिट ऑफ अ डे इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब हमें बताना है कि प्रॉफिट हमारा 0 से बड़ा है, मतलब ये देखो यार ये फिर ये हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी की, जो हमारा प्रॉफिट है वो 0 से बड़ा है, कि प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, और प्रॉफिट हमारा 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी कि y हमारा जो है वो x से बड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, f ऑफ x हमें दिया हुआ है, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, एंड f ऑफ y भी हमें प्रोवाइडेड है फॉर y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब मेरा f ऑफ x मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/2 e रेज टू द पावर ऑफ माइनस x/2। तो यहाँ से जो मेरी लैम्डा की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1/2 आ रही है यहाँ से लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू ये, तो इसकी तो 1/2 हो गई। और f ऑफ y का जो मेरे को दिया हुआ है वो है मेरा e रेज टू द पावर ऑफ माइनस y, तो माइनस y है, मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमारे पास में 1 है, 1 के इक्वल है। अब x और y इंडिपेंडेंट है तो इसका बस इंटीग्रल करवा दो, ठीक है। तो probability of y greater than x is equals to 0 से infinity, यहाँ पे हो जाएगा probability y is greater than x into f of x dx। अब आप बोलोगे कि probability y is greater than x की वैल्यू हम कहाँ से निकालें, तो हम cumulative distribution फंक्शन यूज़ करेंगे y का, ठीक है, उससे हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसकी वैल्यू आती है, फिर आप इस इंटीग्रल में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले हमें इसकी निकाल रही हूँ, y इज़ ग्रेटर देन x, इंटीग्रल के अंदर की निकाल रही हूँ अभी, फिर हम इंटीग्रल में यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे, बट अभी हम पहले इसकी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी y इज़ ग्रेटर देन x इज़ नथिंग बट, मैं x से इन्फिनिटी चली जाऊँगी क्योंकि मेरे को x यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू है, x से इन्फिनिटी जाऊँगी, f ऑफ y एट y dy हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये जो मेरा फाइनल आंसर f ऑफ y मेरे पास में क्या था, e की पावर माइनस y, तो वो x से इन्फिनिटी पे जा रही है, तो मेरा जो फाइनल इसका इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, e की पावर माइनस x आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x से इन्फिनिटी पे जा रही है, इन्फिनिटी पे तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा जीरो या वन बन जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे सिर्फ x की पावर आएगी, तो e की पावर माइनस एक्स, तब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स पुट कर दो। f ऑफ x आपको पता है क्या है हमारे पास में, 1/2 e रेज टू द पावर ऑफ माइनस x/2 है, dx है। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे, इसको पूरा इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ठीक है, और इसका जब आंसर निकालोगे तब फाइनल हमें आंसर इसकी मिल जाएगी। सिंपल, इट वाज नॉट दैट टू टफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, इसका ये क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, बहुत परेशानी हो रही है आज तो। हाँ, so the 15th question is, from the past experience, it is known that the number of tickets purchased by a person standing in a line at the ticket window for a movie follows a distribution that has a mean of 2.4 and a standard deviation of 2. Suppose that few hours before start of the movie there are 100 persons standing in a line to purchase the ticket. If only 250 tickets remain, what is the approximate probability that all 100 person will be able to purchase the ticket they desire? तो यहाँ पे जो पहले मैंने आंसर है, इसका आंसर मेरे पास दो बार में आया। ठीक है, तो पहला आंसर आया था वो मेरा FZ ऑफ 1.5 आया था, जब मैंने ये मॉक सॉल्व किया था तो ये देखो गलत हो गया। फिर सेकंड टाइम जब मैंने सॉल्व किया तब मेरा ऑप्शन नंबर सी आया, तब इसमें तो हम दिखा रहा है ऑप्शन नंबर बी, पर अब अभी जब मैंने वापस से सॉल्व किया देखने के बाद कि यहाँ पे FZ मेरा 0.5 आ रहा है, वो भी गलत है, तब भी मेरा आंसर 0.5 ही आ रहा है। तो मैं अभी यही कंसिडर करूँगी कि इसका आंसर FZ इक्वल टू 0.5 ही आएगा। ये कैसे आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है हमारा पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी की जो हमारे एस है वो लेस दैन इक्वल टू इट इज़ 250। ठीक है, और यहाँ पे एस जो है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जिसमें हमारा 240 और यहाँ पे हमारा 400 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी हाँ, जी स्कोर निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, हम जी स्कोर निकालते हैं स्टैंडर्ड वाली में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे हमारा जी स्कोर निकालेंगे तो x माइनस ए, तो x माइनस एक्स इज 250 माइनस 240 अपॉन b माइनस ए, तो सॉरी रूट में ले लेते हैं हम, ये जो हमारा वेरिएंस होता है इसको हम रूट में डाल देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना होता है तो यहाँ पे रूट में 400 हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो 0.5 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एस इज लेस दैन इक्वल टू 250 इज नथिंग बट FZ ऑफ 0.5। ठीक है, तो मेरे पास तो 1 माइनस 0.5 नहीं आया, बट अगर किसी का आंसर FZ ऑफ 1.5, अब इसमें भी 1.5 है, 0.5 भी नहीं 1.5 है, तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो, पर मेरा तो आंसर अब 0.5 आ रहा है, पहले मेरा 1.5 आया था, पता नहीं कैसे मैंने क्या गड़बड़ करी थी, और बट जब नेक्स्ट टाइम मेरा 0.5 आ रहा है तब भी ये मेरे को रॉन्ग ही शो कर रहा है। ठीक है, और बाकी अब ये जो सारे क्वेश्चन है ये चेबिशेस इनइक्वालिटी के, और ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन है आपने ऑलरेडी क्विज 1 में किए हुए होंगे, तो ये भी सब अपने आप कर लेना। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मैंने सिर्फ फॉर्मूला बेस बताया है ताकि ऊपर ऊपर से पता चल जाए जिसने भी कुछ नहीं पढ़ा है कि हाँ ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इनके सारे फॉर्मूलाज और ये कवर कर देना, ये टॉपिक्स कवर कर लेना अभी रात को बैठकर। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज 2। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, आई एम अवेलेबल देयर, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस मतलब जो भी डाउट आएगा आपका मैं अच्छे से सॉल्व करके आपको भेज दूँगी। ठीक है, बाय।